नमस्कार। 1857 एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी है ब्रिटिश राज के खिलाफ हुई सबसे बड़ी बगावत की, एक ऐसी चिंगारी की जिसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली जंग भी कहा जाता है। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना के हर एक पहलू को करीब से समझते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक अफवाह पूरे देश को हिलाकर रख दे? 1857 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक छोटी सी कानाफूसी जो सिपाहियों की बैरकों से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग बन गई। सवाल ये है कि आखिर वो अफवाह थी क्या? आज की हमारी चर्चा में हम इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस आग को भड़काया। फिर हम उन गहरी वजहों को समझेंगे जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। हम ये भी देखेंगे कि इस विद्रोह के मुख्य केंद्र कहाँ थे, इसकी हीरो कौन थे, और फिर आखिर में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी बगावत नाकाम क्यों हुई और अपने पीछे ये क्या विरासत छोड़ गई। कहते हैं ना, हर बड़े तूफान की शुरुआत एक बहुत छोटी सी हलचल से होती है। 1857 के इस महाविद्रोह के लिए वो पहली चिंगारी क्या थी? वो तात्कालिक कारण क्या था जिसने मानो बारूद के ढेर में आग ही लगा दी? वो चिंगारी थी एक कारतूस। जी हाँ, एक छोटा सा कारतूस। हुआ ये कि एक अफवाह फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल आई है उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले ना दांतों से काटना पड़ता था। अब जरा सोचिए, हिंदू सिपाहियों के लिए गाय कितनी पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर हराम। तो ये सिर्फ एक अपमान नहीं था, ये उनके धर्म पर, उनकी आस्था पर एक सीधा हमला था। और देखिए ये आग कितनी तेजी से फैली। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और 8 अप्रैल को उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अंग्रेजों को लगा कि चलो बगावत को सिर उठाने से पहले ही कुचल दिया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। मंगल पांडे की शहादत ने आग बुझाई नहीं बल्कि और भड़का दी। ठीक एक महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को छूने तक से इनकार कर दिया। और फिर अगले ही दिन 10 मई को पूरी की पूरी मेरठ छावनी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन एक बात साफ है, ये चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों की नाइंसाफी और जुल्म से इकट्ठा हो रहा था। चलिए अब जरा उन गहरी वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस विद्रोह की पूरी जमीन तैयार की थी। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक कारण। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों से भारतीय शासक बहुत परेशान थे, खासकर लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। इस नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्यों को एक-एक करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और जब अवध का विलय हुआ तब तो हजारों सैनिक और अधिकारी रातों रात बेरोजगार हो गए। इससे असंतोष की आग और तेजी से भड़की। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? असल में ये अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक नीति थी। इसके हिसाब से अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई बेटा नहीं होता तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना वारिस नहीं बना सकता था, और उसके मरने के बाद उसका पूरा का पूरा राज्य सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता था। रानी लक्ष्मीबाई की झांसी इसी अन्यायपूर्ण नीति का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शिकार बनी। राजनीतिक बेचैनी तो थी ही, साथ ही लोगों में एक सामाजिक और धार्मिक डर भी फैल रहा था। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया, विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून बनाए। सुनने में ये प्रगतिशील लगते हैं, लेकिन उस समय के समाज ने इसे अपनी परंपराओं पर सीधा हमला माना। लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को खत्म करके सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। हालत ये हो गई थी कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई तकनीकों को भी शक की नज़र से देखा जाने लगा था। अब बात करते हैं आर्थिक मोर्चे की, जहां हालात सच पूछिए तो और भी खराब थे। किसानों पर लगान का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी कमर ही टूट गई थी, और अगर वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी पुश्तैनी जमीनें वो भी चली जाती थी। उधर ब्रिटेन से जो सस्ता मशीनी माल आ रहा था उसने भारत के पूरे कपड़ा उद्योग को तबाह करके रख दिया था। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में ये जो सिपाही थे ना, वो कोई और नहीं, इन्हीं किसान परिवारों के बेटे थे। तो मतलब गांव का गुस्सा और फौज की बैरक का गुस्सा दोनों एक साथ सुलग रहे थे। और सेना के अंदर का हाल, वहां तो भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था।
भारतीय सिपाहियों का वेतन, उनका दर्जा यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले कुछ भी नहीं था। उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने पर मजबूर किया जाता था, जो उस समय धर्म के खिलाफ माना जाता था। जरा सोचिए, सेना में हर 100 में से 87 सैनिक भारतीय थे, लेकिन सारे के सारे बड़े पद और सारी की सारी ताकत मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में थी। ये अपमान अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तो इन सभी कारणों ने मिलकर विद्रोह की वो आग भड़का दी, जो मेरठ से शुरू हुई और फिर पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। चलिए अब देखते हैं कि इस विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और वहां इसकी कमान किसके हाथ में थी। ये विद्रोह एक जगह सिमटा हुआ नहीं था। ये कई केंद्रों में फैला और हर जगह इसका नेतृत्व एक स्थानीय नेता कर रहा था। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया, तो वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। कानपुर में थे नाना साहेब, झांसी में वीर रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरे विद्रोह की आत्मा थी। ये लड़ाई सिर्फ एक राज्य को बचाने की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपने सम्मान की, अपनी पहचान की और अपनी आज़ादी की। इतनी बहादुरी, इतने बड़े पैमाने पर फैलाव, इसके बावजूद ये विद्रोह आखिर में कुचल क्यों दिया गया, ये असफल क्यों हो गया? चलिए अब इसकी वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, असफलता की कई बड़ी वजहें थीं। पहली बात तो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत का नहीं बन पाया। पंजाब और दक्षिण भारत जैसे बड़े हिस्से इससे लगभग अछूते रहे। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई एक सोच नहीं थी जो सबको एक साथ जोड़ सके। हर कोई अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहा था। इसके अलावा विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार और पैसों की भी भारी कमी थी, और तो और जो पढ़ा लिखा तबका था उसने भी इससे दूरी बनाए रखी। अपनी संगठित सेना और बेहतर संसाधनों के दम पर अंग्रेजों ने एक एक करके विद्रोह के सभी गढ़ों को रौंदना शुरू कर दिया। जॉन निकोलसन ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, तो कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर को अपने अधीन किया और जनरल ह्यू रोज ने एक लंबी और बहुत ही खूनी लड़ाई के बाद झांसी पर विजय प्राप्त की। इस विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया। विद्रोह भले ही असफल हो गया, लेकिन इसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब इसके दूरगामी परिणामों पर एक नज़र डालते हैं। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सबसे सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पुराना राज खत्म हो गया। अब भारत एक कंपनी के नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया। गवर्नर जनरल का पद अब वाइसरॉय कहलाने लगा और राज्यों को हड़पने की जो आक्रामक नीति थी उस पर भी रोक लगा दी गई। कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने वादा किया कि वो धार्मिक मामलों में दखल नहीं देंगे। सेना को फिर से संगठित किया गया और उसमें यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब से भी बड़ा एक और नतीजा निकला। इस विद्रोह ने भले ही अनजाने में पूरे भारत में एक साझा पहचान और एकता की भावना के बीज बो दिए, और कह सकते हैं कि यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि 1857 का ये विद्रोह क्या सिर्फ एक असफल सैनिक बगावत थी, या फिर ये उस विशाल स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी, वो पहला कदम था जिसने 90 साल बाद भारत को आज़ादी दिलाई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विद्रोह की जटिल और गहरी विरासत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।